नमस्कार विद्यार्थियों। प्रश्नावली 1.1 कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल करेंगे। पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। पहली संख्या है 140। 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है तो अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें स्वयं और एक के अलावा कोई अन्य संख्या का भाग ना जाए, वह अभाज्य कहलाती है। ऐसी संख्या जिसमें स्वयं और एक के अलावा कोई अन्य संख्या का भाग न जाए अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 में एक का और खुद 2 का भाग जाता है, इसके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, इसलिए सबसे छोटी और सबसे पहली अभाज्य संख्या 2। इसके बाद में 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे चलती रहती है। तो अब इन्हीं टुकड़ों के गुणनफल के अंदर इसको 140 को तोड़ना है। तो 140 का गुणनखंड करते हैं 140। अब 140 में सबसे पहले 2 का भाग देते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देते हैं। 140 में 2 का भाग दिया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 0 की 0। अब फिर 2 का भाग जाएगा, 35 दूनी 70। फिर 2 का भाग जाता है कि नहीं जाता? नहीं जाता। अब अंतिम अंक 5 है तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। अब 3 का भाग देते हैं। 3 का भाग कैसे देखते हैं? 3 का भाग भाजकता का नियम क्या होता है? तो इन दोनों संख्याओं का योग करें और योग के अंदर अगर 3 का भाग जाता है तो इसमें 3 का भी भाग जाएगा। 5 और 3 8, 8 में 3 का भाग नहीं जाता। तो अब आगे वाली संख्या आएगी 5। 5 में 35 का भाग दें, 5 आता 35। अब देखो 7 में किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, 7 भी एक अभाज्य संख्या है तो 7 एका 7। तो 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखते हैं तो 2 गुणा 2 1 2, 2 का कितना है? 2 गुणनखंड है तो 2 की स्क्वायर गुणा 5 गुणा 7। इसको लिखेंगे 2 गुणा 2 की स्क्वायर गुणा 5 गुणा 7। नेक्स्ट सवाल देखो, दूसरा सवाल है 156। दूसरा सवाल है 156। 156 को भी अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के टुकड़ों के रूप में तोड़ेंगे। तो सबसे पहले 2 का भाग जाता है तो 2 का भाग देंगे। 2 7 14, 80 1 16, 2 8 16। अब फिर 2 का जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 18, 2 निम 18। अब 2 का भाग नहीं जाता, अब किसका जाता है? 3 का नहीं जाता, 4 का नहीं जाता, 5 का नहीं जाता, तो सीधा ही 13 का भाग देते हैं। 13 कम 13, 13 दूनी 24, 13 तिया 39, 13 तिया 39। तो इसमें 3 का भाग जाता है। तो अब देखेंगे 2 के भाग के बाद में देखेंगे, 2 के भाग के बाद में देखेंगे अब इसमें 3 का भाग जा रहा है। 3 का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे तो 3 एका 3, 3 तिया 9। अब 13 एक स्वयं खुद क्या है? अभाज्य संख्या है तो 13 में 13 का भाग दें, 13 एका 13। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको ऐसे लिखते हैं 156। 2 के कितने गुणनखंड है? 1 2, 2 की स्क्वायर। 3 का 1 है तो 3 का 3 लिख देते हैं। 13 का 1 है तो 13 का 13। अब आगे वाली संख्या
3 नंबर सवाल देखते हैं। 3 नंबर सवाल क्या है? 3800 3825 3825 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 3825 में सबसे पहले 3 का भाग देकर देखते हैं। 3 एका 3, 3 दूनी 6, कितने बच गए? 2 22, 3 7 21, 1 बच गया 15, 3 5 15। अब 3 दूनी 6, सॉरी, दोबारा देखते हैं। इसमें सबसे पहले 2 का भाग इसका 3825 में भाग देते हैं। किसका? सबसे पहले 2 का देखते हैं। 2 का भाग, इसका इकाई अंक 5 है, इसलिए इसमें 2 का भाग नहीं जाता। 3 का देखते हैं। सभी संख्याओं का योग करते हैं। 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 18, 18 में 3 का जाता है, तो 3 का इसमें जाएगा। 3 एका 3, 3 दूनी 6 और 3 7 21 और 3 5 15। अब फिर इसमें 3 का जाएगा। 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब इसमें 3 का नहीं जाता। 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 में 3 का नहीं जाता, तो इसमें इकाई अंक 5 है, तो इसमें 5 का जाएगा। 5 एका 5, 5 8 40, 5 5 25, फिर 5 का जाएगा। 5 एका 5, 5 7 35। अब किसका जाएगा? 17 का। 17 भी अभाज्य संख्या है। 17 एका 17, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। 3 के 2 गुणनखंड आ रही हैं, तो 3 की स्क्वायर, 5 के भी 2 आ रहे हैं, तो 5 के भी घात 2 आ जाएगी, और 17 का एक गुणनखंड है। प्रश्न नंबर 4। 4 नंबर प्रश्न है 5005। 5005 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 5005 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले इसमें भाग देखते हैं। 5 का भाग जाएगा। 5 एका 5, 00, 5 एका 5। अब इसमें 5 का नहीं जा रहा, इसका इकाई अंक 1 आ गया, तो अब 7 का देकर देखते हैं। 7 एका 7, 3 7, 7 चौक 28, फिर बच गए 2, 7 तिया 21। अभी इसमें 7 का नहीं जा रहा, तो किसका जाएगा? 11 का। 11 एका 11, कितने बच गए? 3, 11 तिया 33। अब इसमें किसका जाएगा? 13 का। 13 एका 13, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। नेक्स्ट सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है 7429। 7429। सबसे पहले इसमें अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 7429 में 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा। अब देंगे 17 का भाग। 17 का भाग देंगे तो 17 चौका 68, फिर 68, कितने रह गए शेष? 6 2 62, 17 तिया 51, फिर कितने शेष रह गए? 11 119, 17 7 119। अब 17 का नहीं जा रहा, किसका जाएगा? 19 का। 19 दूनी 38, कितने बच गए? 5, 19 तिया 57। अब 23 भी तो एक अभाज्य संख्या है, तो 23 में 23 का एक बार भाग चला जाएगा, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 17 गुणा 19 गुणा 23। प्रश्न नंबर 2, निम्न युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करो। वह जांच कीजिए
जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM के बराबर है। HCF और LCM का गुणा किन्हीं दो संख्याओं का HCF निकाला गया और LCM निकाला गया हो तो उन दोनों संख्याओं का गुणा LCM और HCF के गुणे के बराबर होता है। तो पहला सवाल है हमारा, पहला सवाल है सवाल नंबर 1, 26 और 91। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं किसका, 26 का। 26 में किसका भाग जाएगा, 2 का। 2 एका 2, 2 तिया 6। अब 13 आ गया, 13 में तो 13 का ही जाता है। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 13। दूसरी संख्या है 91। 91 के भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 91 में 2 का नहीं जाता, 3 का भी भाग नहीं जाता, 5 का नहीं जाता, किसका देंगे, 7 का। 7 एका 7, कितने बच गए शेष, 2 और 21, 7 तिया 21। अब 13 में 13 का भाग जाता है, 13 एका 13। तो 91 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 7 गुणा 13। अब देखो LCM होता क्या है और HCF होता क्या है। LCM सबसे पहले HCF के बारे में जान लेते हैं। HCF क्या होता है। HCF क्या होता है, HCF के बारे में जानते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड की निम्न घात। अब देखो इन दोनों में जो उभयनिष्ठ है, देखो इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, इन दोनों में 13 उभयनिष्ठ है और 13 की दोनों में ही एक एक घात है। तो सबसे कम घात क्या है इसकी, 1 है। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF। तो हमारा HCF क्या हो गया, HCF हो गया 13। और LCM होता है प्रत्येक हर एक गुणनखंड की अधिकतम घात। हर एक गुणनखंड की अधिकतम घात मतलब जो यहाँ 2 भी है, 13 भी है और 7 भी है। अब तीनों की अधिकतम घात, इनमें तो एक एक घात है तो इन तीनों की एक एक घात ले लेते हैं। तो एलसीएम हो जाएगा 2 गुणा 7 गुणा 13। तो इनका गुणनफल हो जाएगा 182। अब जांच करते हैं उत्तर की। जांच करो। जांच में पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या a गुणा b बराबर, हमारा सूत्र है a गुणा b बराबर LCM गुणा HCF। a गुणा b, a पहली संख्या क्या है 26 गुणा 91, b गुण सी दूसरी संख्या। LCM कितना है 182 गुणा 13। 126 का 91 के साथ गुणा करने पर संख्या आएगी 2366। और इसी प्रकार 182 का गुणा करने पर, 182 का 13 के साथ गुणा करने पर वही संख्या आ जाती है 2366। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पक्ष हमारे बराबर हैं, तो हमारा उत्तर सही है। दूसरे का दूसरा संख्या है 510 और 92। तो सबसे पहले 510 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 510 का अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग इसके अंदर जाएगा, 2 का भाग
पूरा पूरा जाता है तो 2 का भाग दें। सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 ही है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितने बच गए, 1 बचा, 11 बना, 2 पंजा 10, फिर 1 बचा, यहाँ 10 बने, 2 पंजी 10। अब फिर इसमें 2 का जा रहा है क्या, नहीं, इसका इकाई अंक 5 है तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, तो किसका जाएगा, 5 और 5 10, 10 और 2 12, इसका मतलब 3 का भाग इसमें जाएगा, क्योंकि इन संख्याओं के योग में अगर 3 का भाग चला जाए तो उसमें पूरा पूरा 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो 3 का भाग दें, 3 या 8 24, हासिल 1 15, 3 पंजू 15। अब इसमें फिर 5 का भाग जाएगा, 5 एका 5 और 5 सता 35। अब 17 में 17 का ही भाग जाता है, 17 एका 17। तो इसके तो अभाज्य गुणनखंड हो गए। 510 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। अभी हमें किसके निकालने हैं, 92 के। 92 के अंदर सबसे पहले 2 का भाग दें, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजा 10, 2 छिकी 12। अब किसका जाएगा, 2 का ही जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अभी 23 आया है, 23 एक अभाज्य संख्या है तो 23 में 23 का ही भाग जाता है। तो 92 का गुणनखंड हुआ, 2 के 2 गुणनखंड है तो 2 की घात 2 गुणा 23। अब देखो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है प्रत्येक गुणनखंड की अधिकतम घात। तो इसमें 2 की अधिकतम घात कितनी है, 2, 3 की अधिकतम घात कितनी है, 1, 5 की अधिकतम घात कितनी है, 1, और 17 की अधिकतम घात कितनी है, 17, और 23 की अधिकतम घात कितनी है, 23। अब इन सभी संख्याओं का गुणनफल गुणा करने पर गुणनफल आता है 23,460। अब इसी प्रकार हम HCF निकालते हैं। HCF क्या है, HCF होता है उभयनिष्ठ गुणनखंडों का न्यूनतम घात। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें 2 ही हैं और 2 की न्यूनतम घात 1 है, तो HCF कितना आ जाएगा, 1। अब देखो जांच करते हैं, जांच करनी है तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा HCF, एलसीएम गुणा HCF। पहली संख्या क्या है, 510 गुणा दूसरी संख्या है 92 बराबर एलसीएम कितना है हमारा, 23,460, और HCF कितना है, 2। अब 510 और 92 का गुणनफल आता है 46,920 बराबर इन दोनों का गुणा भी 23,460 का 2 गुना होता है 46,920। तो बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हुए, तो हमारे उत्तर की भी जांच हो गई। दूसरे का तीसरा 3 नंबर प्रश्न है, 336 और 54, 336 और 54 के एलसीएम एचसीएम ज्ञात करो और इनके गुणनफल की भी जांच करो। तो 336 का सबसे पहले किसका निकालेंगे, 336 का अभाज्य गुणनखंड 336 में सबसे पहले 2 का भाग दें, 2 एका 2, कितने बन गए 13, 2 छिकी 12, फिर ये 16, 2 8 16, फिर 2 का भाग दें, 2 का भाग दें 84, फिर 2 का भाग दें 42, फिर 2 का भाग दें 21। अब 2 का नहीं जाने वाला, अब इसमें 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग दें 3 सता 21, 3 सता 21, फिर 7 का भाग जाएगा 7 एका 7। तो अब देखो 2 के गुणनखंड कितने, 1 2 3 4, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी, 2 की घात 4, 3 का गुणनखंड 1, 3 की घात 1, 7 का गुणनखंड 1, 7 की घात 1। अभी हम 54 का गुणनखंड करेंगे। 54 में 2 का भाग दें
तो 27, फिर 2 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो अब इसमें 3 का जाएगा, 7 और 2 9, 9 में 3 का जाता है तो 3 का जाएगा, 3 ने 27, फिर 3 का जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 का जाएगा, 3 एका 3। तो 54 के गुणनखंड हुए, 2 की घात 1 है, 1 2 3, 3 की घात कितनी हो जाएगी, 3 की घात कितनी हो जाएगी रे, 3। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, HCF। HCF ज्ञात करें तो HCF क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात। अब इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2, और 2 की न्यूनतम घात कितनी है, 1। तो एक तो ये ले लेते हैं, और दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड है 3, और 3 की भी न्यूनतम घात 1, 3 की भी न्यूनतम घात 1। तो हमारा HCF आ गया 3 दूना 6। LCM, एलसीएम ज्ञात करें। एलसीएम ज्ञात करें तो देखो, प्रत्येक गुणनखंड के उच्चतम घात एलसीएम के अंदर उपयोग में ली जाती है। तो 2 की उच्चतम घात कितनी होगी, 4, 3 की उच्चतम घात कितनी होगी, 3, और 7 की उच्चतम घात है 1। अब इन सभी संख्याओं का गुणा करने पर हमें एचसीएफ मिलता है, एलसीएम मिलता है 3024। कितना, इन सभी गुणनखंडों का गुणा करने पर हमें एलसीएम प्राप्त होता है 3024। अब करते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करें। उत्तर की जांच करने पर हमारा सूत्र है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। पहली संख्या क्या है 336 गुणा दूसरी संख्या है 54 बराबर एलसीएम है हमारा 3024, एचसीएफ है हमारा 6। अब 336 और 54 का गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है 18,144, और इसी प्रकार 3024 का 6 गुणा करने पर भी 18,144 प्राप्त होता है। तो दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों में बराबर प्राप्त हुए, तो हमारे उत्तर की जांच भी हो गई। प्रश्न नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करो। पहला प्रश्न है 12, 15 और 21। सबसे पहले हमें 12 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने हैं। तो 12 में 2 का भाग दें, 12 में 2 का भाग दें, 2 छिक्की 12, फिर 2 का दें, 2 तिया 6, फिर 3 का भाग जाएगा, 3 एका 3। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। और 2 के अभाज्य गुण, अब इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो अब 2 के गुणनखंड 2 है, 1 2, तो 2 की घात कितनी आ जाएगी, 2, और 3 के गुणनखंड 1 है, तो 3 की घात 1। अब आगे वाली संख्या कितनी है 15। 15 में 3 का भाग जाएगा, 3 5 15, अब 5 का भाग जाएगा, 5 एका 5। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 गुणा 5। अब आगे वाली संख्या है 21। 21 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 3 का भाग जाता है, 3 7 21। अब 7 में 7 का भाग जाता है, 7 एका 7। तो 21 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 गुणा 7। तो हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ होता है उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात। अब सबसे पहले गुणनखंड 2 देखते हैं। दोनों में अन्य किसी 2 में नहीं है, तो ये उभयनिष्ठ नहीं है। 3 देखो सभी तीनों के अंदर है, तो 3 उभयनिष्ठ है, और न्यूनतम घात 3 की 1 है, तो 3 ले लेते हैं। 5 किसी में उभयनिष्ठ नहीं है, 7 भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो हमारा एचसीएफ प्राप्त हुआ 3। एलसीएम, अब एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम होता है प्रत्येक गुणनखंड की उच्चतम घात। तो प्रत्येक गुणनखंड 2 की उच्चतम घात 2, 3 की उच्चतम घात 1, और 5 की उच्चतम घात 1, और 7 की उच्चतम घात 1। तो हमारा एलसीएम प्राप्त हुआ 2 4 4 3 12, 12 5 60, 2 4 4 3 12, 12 5 60, 60
60 6 7 420। तो सभी गुणनखंडों को गुणा करने पर हमारा एलसीएम प्राप्त हुआ 420। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजो 60 और 60 साती 420। तीसरे का दूसरा है 17, 23 और 29। तो सबसे पहले 17 का गुणनखंड करते हैं। 17 एक अभाज्य संख्या है, तो 17 में 17 का ही भाग जाएगा, तो इसका गुणनखंड हो गया 17। अब दूसरी संख्या है 23। 23 का गुणनखंड करते हैं। 23 भी क्या है, एक अभाज्य है, तो 23 में 23 का ही भाग जाता है। 23 का 23, तो इसके अभाज्य भी क्या हो गया 23। अब 29 भी खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 29 में 29 का ही भाग जाता है। 29 का 29, तो आगे वाली संख्या 29 है, इसके अभाज्य हो गए, इसका अभाज्य हो गया 29। अब देखो हमें तो HCF ज्ञात करना है। HCF क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंडों का न्यूनतम घात। तो अब देखो उभयनिष्ठ गुणनखंड इसके अंदर क्या है, ऐसी क्या संख्या है, कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब इसका उभयनिष्ठ क्या है, एक है। एक का सभी के अंदर भाग जाता है, सभी के अंदर गुणनफल होता है एलसीएम। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम होता है प्रत्येक गुणनखंड की उच्चतम घात। प्रत्येक गुणनखंड की क्या होती है, उच्चतम घात। तो 17 गुणा उच्चतम 17, फिर इसके गुणनफल में उच्चतम घात 17 है, इसमें 23 है, इसमें 29 है, तो इनका गुणनफल क्या आ जाएगा 11,339। 3 नंबर सवाल है 8, 9 और 25। सबसे पहले 8 का गुणनखंड करते हैं। 8 में 2 का भाग जाता है, फिर 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 का जाएगा, 2 एका, तो इसके गुणनफल हो गए 2 की घात 3, 2 की घात 3। अब करते हैं 9 का गुणनफल, अभाज्य गुणनखंड। तो 9 में 3 का भाग, 3 तिया 9, फिर 3 का भाग, 3 एका 3, 1 2, 3 की घात कितनी हो गई 2। अब 25 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो इसमें किसका भाग जा रहा है 5 का। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 5 25, 5 एका 5, 1 2, 5 की घात भी कितनी है 2, तो 25 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 5 की घात 2। अब हमें क्या ज्ञात करना है, HCF क्या होता है, अभाज्य गुणनखंडों की न्यूनतम घात, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात। इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड तो है नहीं, तो अब इसकी न्यूनतम घात किसी की नहीं लेनी पड़ेगी, इसमें सभी में 1 का गुणा होता है, तो HCF क्या मान ले 1। और एलसीएम होता है प्रत्येक गुणनखंड की अधिकतम घात, तो 2 की घात कितनी ले लेंगे 3, 3 की घात कितनी ले लेंगे 2, 5 की घात कितनी ले लेंगे 2। इनका गुणनफल आ जाएगा 1800। इन सभी का गुणनफल आ जाएगा इसका एलसीएम, इन सभी अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल आ जाएगा 1800। प्रश्न नंबर 4 दे रखा है, पहली संख्या A 306, दूसरी संख्या B 657 और HCF दे रखा है 9। ज्ञात क्या करना है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, हमारे पास सूत्र है एलसीएम गुणा HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या A गुणा B। तो एलसीएम हमें ज्ञात करना है, मान लेते हैं एलसीएम क्या है x। तो एलसीएम हमें ज्ञात करना है, तो एलसीएम की जगह क्या लिख लें x गुणा HCF कितना 9, पहली संख्या कितनी है 306 गुणा दूसरी संख्या है 657। अब इन दोनों संख्याओं का गुणा करें तो गुणनफल आ जाएगा 20 10 42, 20 10 42, और 9 का x के साथ गुणा हुआ 9 गुणा x, तो 9x आ जाएगा। अब देखो हमें तो x का मान ज्ञात करना है, और x ही हमारी क्या है एलसीएम है, तो x का मान ज्ञात करेंगे। x के साथ जो संख्या गुणा में है इधर वाली संख्या के भाग में आ जाएगी। 20 10 42 में भाग देना है किसका 9 का। 9 का भाग दें तो हमारा आंसर आ जाएगा
338। प्रश्न संख्या 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। सबसे पहले विद्यार्थियों, 0 प्राप्त करने के लिए 2 और 5 का गुणन होना जरूरी है। 0 तभी प्राप्त हो सकती है जब 2 और 5 का गुणा हो। जैसे 2 और 5 का गुणा हो 10। 2 किसी संख्या के, तो इससे हमें यह पता चलता है कि अगर किसी संख्या के गुणनखंड के अंदर अभाज्य गुणनखंड करें, किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करें और उसके गुणनखंड के अंदर 2 और 5 का गुणनखंड है, तो वह संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं। तो इसी प्रकार लिख लेते हैं कि अगर संख्या के अभाज्य गुणनखंड में अगर किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का भी गुणनखंड है तो निश्चित ही वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। तो 6 का गुणनखंड, तो संख्या 6 का गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड 6 का गुणनखंड करो, 2 का भाग जाएगा, 2 एका 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 का भाग जाएगा, 3 एका 3। तो 6 का गुणनखंड 2 गुणा 3 के रूप में हुआ, 2 गुणा 3 के रूप में है। अतः 6 की घात n का 6 की घात n भी इसी गुणनखंड में होगी। अतः इसलिए 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। प्रश्न संख्या 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस में 5 एक भाज्य संख्या है। और अगर भाज्य संख्या है तो क्यों है? देखो, भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती है।
देखो पहली संख्या है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस में 13। अब देखो इन दोनों समूह में 13 कॉमन आ रही हैं, तो 13 बाहर निकाल सकते हैं। अंदर क्या बचा है 7 गुणा 11, 13 की जगह क्या बचा है 1, और इस 13 की जगह भी 1। तो पहले ब्रैकेट हल करते हैं। ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या 7 और 11 है, तो 11 7 77 प्लस में 1, 77 और 1 क्या हो गया 78, 13 गुणा 78। तो दोनों संख्याओं का गुणा करने पर हमें प्राप्त होती है 1014। अब देखो भाज्य संख्या का नियम होता है कि एक और स्वयं, इसमें एक का भी भाग जाता है और स्वयं मतलब 1014 का भी भाग जाता है। इसके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए, इसके अलावा देखो 13 का भी इसमें भाग जाएगा और 78 का भी इसमें भाग जाएगा, तो अन्य संख्या का भाग चला जाए तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। इसलिए अतः इसमें लिख लेना, इसमें 1 व 1014 के अलावा 13 और 78 का भाग जाता है। अतः यह भाज्य है। दूसरी संख्या देखिए, दूसरी संख्या है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस में 5। अब देखो दोनों पद में, दोनों संख्याओं में 5 कॉमन आ रहा है। ये देखो दोनों में 5 है, तो 5 को बाहर निकाल लेते हैं। अंदर क्या बचा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। यहाँ 1 बचा है तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, 1 का किसी संख्या के साथ गुणा करो वही संख्या आती है। यहाँ 1 बचा है, 5 बाहर निकल गया। ठीक है, अब देखो अंदर वाली संख्याओं का गुणा फिर जोड़ करते हैं, फिर बाहर वाली संख्या के साथ गुणा करें। तो अंदर वाली संख्याओं का गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 1008 प्लस में 1। 1008 और 1 कितने हो गए 1009। कितने हो गए 1009। 1009 का गुणा 5 के साथ किया तो हो गया 5045। अब देखो इसमें 1 का भी भाग जाता है, इसमें 5045 खुद का भी भाग जाता है। इसके अलावा 2 और गुणनखंड हैं जिनका भाग जा रहा है। तो अतः यह है, इसी प्रकार यह संख्या भाज्य है। सवाल 7 नंबर सवाल है, किसी खेल मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। किसी खेल मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट। एक मैदान है, उसके चारों ओर चक्कर लगाना है, तो सोनिया चक्कर लगाते वक्त 18 मिनट लगाती है, पूरा चक्कर करने में 18 मिनट लगाती है, और इसी मैदान में रवि एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट लगाता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर और एक ही दिशा में चलते हैं, तो वह कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे। देखो रवि को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय कितने मिनट 12 मिनट। इसी प्रकार सोनिया को भी एक चक्कर पूरा करने में लगा समय 18 मिनट। अब ये कह रहा है कि जब एक ही समय से ये स्टार्ट कर रहे हैं, देखो सोनिया पहला चक्कर पूरा करती है 18 मिनट में, दूसरा चक्कर ये पूरा करती है 18 मिनट में, तो कितने 2 चक्कर में कितने मिनट लगी इसको 36। इसी प्रकार रवि पहला चक्कर 12 मिनट में करता है, तो ये दोबारा तो इसको मिलेगा नहीं इतना जल्दी, तो दोबारा दूसरा चक्कर पूरा किया तो कितने हो गए 12 दूनी 24 मिनट। इसने 3 चक्कर पूरे किए हैं कितने मिनट में 36 मिनट में। जब इसके सोनिया के 2 चक्कर हो जाएंगे और
रवि के 3 चक्कर हो जाएंगे तब ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। इसका मतलब ये 36 क्या है, 18 का और 12 का एलसीएम है। तो ऐसे सवालों में हम क्या लेते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग 12 में 6 बार जाता है, फिर 2 का भाग 6 में 3 बार जाता है, फिर 3 का भाग जाएगा 3 एका 3। तो 12 के गुणनखंड हो गए, 12 के गुणनखंड हो गए 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1। अभी 12 का गुणनखंड हुआ, 18 का गुणनखंड भी कर लीजिए। 18 का गुणनखंड 2 का भाग 2 नी में 18, 3 का भाग 3 तिया 9, 3 का भाग 3 एके 3। तो 18 का गुणनखंड हो गया 2 की घात 1 और 3 की घात 2। अब हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घात, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घात। देखो 2 इसमें अभाज्य गुणनखंड दोनों में है, लेकिन इसकी अधिकतम घात 2 है। तो 2 की अधिकतम घात कितनी हो गई, 2। इसमें भी इन दोनों में 3 है, लेकिन अधिकतम घात लेनी है तो अधिकतम घात कितनी हो जाएगी, 2। 2 दूनी 4 और 3 का वर्ग 9, 9 चौक 36। 36 मिनट रवि और सोनिया 36 मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे। धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।